डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हर डॉक्टर को सही संसाधन और हर नागरिक को बेहतर इलाज देना सरकार का उद्देश्य। वर्ष 2029 तक प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 3,400 से अधिक करने का है लक्ष्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी स्वीकृति। भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए 5 स्तंभों पर आधारित रोड मैप हुआ तैयार। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में की बढ़ोतरी। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को कन्यादान के रूप में मिलेगी 51,000 रुपये की सहायता राशि। और रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च हुआ रेल वन मोबाइल ऐप। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे का नया आधुनिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम दिसंबर 2025 तक होगा लॉन्च। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आज चंडीगढ़ में डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं आज ये बढ़कर 15 हो गई है और 9 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके चलते एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर अब 2,185 हो चुकी हैं। राज्य सरकार का वर्ष 2029 तक एमबीबीएस की सीटें 3,400 से अधिक करने का लक्ष्य है। उन्होंने डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सा सेवा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मानवता के सच्चे सेवक हैं, जिनकी सेवा भावना, समर्पण और संवेदनशीलता समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज 15 जिलों के अंदर हमारे चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, चाहे हमने अन्य मेडिकल कोई संस्था को खड़ी किया, मेडिकल कॉलेज खड़ा किया है। आज मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हर वर्ष 2,500 डॉक्टर बन करके निकल रहे हैं और 2029 तक हमारा टारगेट है कि लगभग 3,400-3,500 डॉक्टर हर वर्ष हरियाणा के अंदर बन करके निकलेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर डॉक्टर को सही संसाधन और हर नागरिक को बेहतर इलाज मिले। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से अब तक 3,798 डॉक्टरों की भर्ती की गई है। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों में किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार डॉक्टर्स डे का थीम है, मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना करें, उनकी ज़रूरतों को समझें व उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब पूरा देश घरों में बंद था, उस समय डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर परिवार से रहते हुए मरीजों के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भयानक समय उसको कोई भूल नहीं सकता, जब पूरा देश घरों में बंद था। कोई व्यक्ति परिवार का, जिसकी मैंने चर्चा भी की है, कि परिवार का सदस्य भी अगर ये मालूम पड़ जाता था कि ये कोरोना से पीड़ित है, तो परिवार का सदस्य भी नजदीक नहीं लगता था। लेकिन हमारे डॉक्टर्स पीपी किट पहन करके परिवारों से दूर अस्पतालों के अंदर उन लोगों का इलाज कर रहे थे, मरीजों के साथ खड़े थे। मैं उन सभी डॉक्टरों को भी मैं नमन करता हूं, उनको आज याद करता हूं, जो मानव सेवा की राह में अपनी लगातार सेवाएं वो देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के फैसले पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश में खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी।
यह देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थान दिलाने के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप तैयार करेगी। टू 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। हम सब जानते हैं कि कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ये खेल नीति 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसमें खेल प्रतिभा की शीघ्र पहचान कर उसे तैयार करना है, लीग प्रतियोगिताओं की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इसी में शामिल है। इस नीति में खेलों की आर्थिक क्षमता के साथ ही सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने में खेलों की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से खेलों को जोड़ा जाएगा और खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए प्रयास होगा ताकि जन भागीदारी से फिटनेस की संस्कृति बढ़े। पहला इसका एलिमेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, शहरों में, सब जगह टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, टैलेंट को नर्चर करना, ट्रेनिंग के थ्रू, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, फैसिलिटीज के थ्रू, कोचिंग के थ्रू कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज देना। उसके लिए एक लीग कल्चर बनेगा, ब्लॉक से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हर एक स्पोर्ट में लीग्स बनाई जाएंगी। जैसे ऑलरेडी कई स्पोर्ट्स में 13 इसमें है, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। फिर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, हमारे भारत के कई ऐसे पुराने प्राचीन समय से पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, उनको आगे लेके आना। फिर एक वायबल करियर बनाना स्पोर्ट्स को। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई इस योजना के तहत 99,446 करोड़ रुपए के साथ 2 वर्षों के दौरान देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पर सृजित करने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये योजना 1 अगस्त से शुरू होगी। पहली बार काम करने वालों को 2 किस्तों में 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा। सरकार नियोक्तियों को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देगी। मंत्रिमंडल ने भारत के अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक रूपांतरकारी कदम के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण RDI योजना को भी मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और सराहनीय कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले ये राशि 41,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक शादी ई-दिशा पोर्टल पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर बुलाई गई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी अनटैप्ड सीवरेज या औद्योगिक अपशिष्ट जल ड्रेन में प्रवाहित नहीं होने चाहिए।
इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर प्रभावी उपाय करने को कहा गया ताकि गंदे पानी को ड्रेनों में गिरने से पूरी तरह से रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं में किए गए सभी वादों को समय पर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। अरावली क्षेत्र में बनने वाली जंगल सफारी की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां ऐसे जानवर रखे जाएं जो मानवता के लिए हानिकारक ना हो। जंगल सफारी केंद्रीय जू अथॉरिटी के नियमों के तहत स्थापित की जाएगी। मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए वहां ऐसे पौधों के बीज डाले जाएं जो प्राकृतिक रूप से उगकर स्थिर हो सके। उन्होंने कहा कि पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन की विरासत को संजोते हुए इसे और अधिक सुंदर बनाया जाए ताकि देश भर के पर्यटक यहां आकर आनंद ले सकें। केंद्र सरकार ने यादवेंद्र गार्डन और टिक्करताल मोरनी के पुनर्विकास के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को यात्रियों की सभी आवश्यकताओं के लिए एक पूर्ण समाधान के रूप में तैयार किया गया है। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, 3% की छूट के साथ ही लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई कैटरिंग, कुली बुकिंग और अंतिम मील टैक्सी सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि आरक्षित टिकट की बुकिंग अभी भी IRCTC के प्लेटफॉर्म पर ही होगी। यह रेलवे की अधिकृत साझेदार ऐप्स की सूची में शामिल है। इस ऐप में ऐप पिन और बायोमेट्रिक लॉगिन के जरिए सिंगल साइन ऑन की सुविधा पहले से ही IRCTC और UTS ऐप का उपयोग करने वाले यात्री अपनी मौजूदा ID से इसमें भी लॉगिन कर सकते हैं। इससे यात्रियों को कई ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके फ़ोन में जगह भी बचेगी। नई दिल्ली में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र क्रिस के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे का नया आधुनिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम दिसंबर 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। ये नया सिस्टम बहुभाषी, तेज़ और स्केलेबल होगा, जो हर मिनट 1.5 लाख टिकट बुकिंग और 40 लाख पूछताछ को संभालने में सक्षम होगा। इसमें सीट चयन, किराया, कैलेंडर और दिव्यांगजन, छात्रों और मरीजों के लिए विशेष विकल्प जैसे उन्नत फीचर्स भी शामिल होंगे। होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। ऐसे में रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा। IRCTC और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। UTS ऐप एक बनी थी पहले, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद में ये नई ऐप में अनरिजर्व टिकटिंग रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के कार्यान्वयन की पहल चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश रेल बोर्ड को दिए हैं। इस कदम से प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितताओं में कमी आएगी। यह प्रतीक्षा सूची के टिकट कंफर्म न होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने का और समय भी प्रदान करेगा। दोपहर 2 बजे के पहले प्रस्थान करने वाले ट्रेनों के लिए चार्ट पिछले दिन रात 9 बजे तैयार किया जाना चाहिए। टिकटिंग प्रणाली स्मार्ट, पारदर्शी, सुगम और कुशल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। नई उन्नत आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली वर्तमान लोड से 10 गुना अधिक लोड निपटाने के लिए तैयार की गई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली प्रति मिनट 1,50,000 से अधिक रेल टिकट जनरेट करने में सक्षम है। ये 32,000 टिकट की वर्तमान क्षमता का लगभग 5 गुना अधिक है। नई यात्री आरक्षण प्रणाली इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। टिकट जांच क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से 10 गुना बढ़ाकर 40 लाख हो जाएगी। रेलवे IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को अनुमति देगा। इसके लिए आज से मोबाइल ऐप शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष जुलाई की समाप्ति से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP आधारित प्रमाणन की सुविधा शुरू होगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए प्रमाणीकरण तंत्र को व्यापक बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं के डिजिटल लॉकर
अकाउंट में उपलब्ध आधार या किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी आईडी का उपयोग करके किया जाना चाहिए। रेलवे में आज से अपने कई नियमों में परिवर्तन किया है, जिसमें तत्काल के टिकट के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाना प्रमुख है। अम्बाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि आज से टिकटिंग को लेकर 2 बदलाव किए गए हैं। तत्काल के टिकट को आधार आधारित एप्लीकेशन से लिंक किया गया है। अब आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिल पाएगी। पहले अक्सर ये शिकायतें आती थीं कि बल्क में टिकटें बुक हो गई हैं और आम यात्री को टिकट नहीं मिलती, लेकिन इस नियम के बदलने से आसानी से टिकट उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि किराए भाड़े में भी बदलाव किया गया है, लेकिन साधारण व एमएसटी के भाड़े में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर 5 रुपये और 500 से 1500 किलोमीटर की यात्रा पर 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में आधे पैसे से लेकर 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक वृद्धि हुई है। रेलवे की किराए नियमावली के तहत ये बदलाव किए गए हैं। साल की टिकटें लेते हैं, चाहे वो हम IRCTC ऑनलाइन में या आप रेलवे स्टेशन से लेते हैं, तो उसमें अब उसे आधार जो मोबाइल आधारित आधार आपका आइडेंटिफिकेशन है उससे लिंक कर दिया गया है। और इससे ये सुविधा होगी कि जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं, आम यात्री, उन्हें टिकट मिल पाएगी आसानी से, क्योंकि पहले इस तरह की शिकायतें आती थी कि बल्क में टिकटें बुक हो जाती हैं या जो एजेंसीज हैं या जो इस तरह के टाउट्स हैं वो तत्काल में टिकटें ले लेते हैं और आम यात्रियों को टिकट नहीं मिलती। तो आधार बेस्ड और OTP बेस्ड करने से अब जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उन्हीं को टिकट मिलेगी। ये जो ऑर्डिनरी सबअर्बन और MST की टिकटें हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, और जो साधारण टिकटें भी हैं, जनरल की टिकटें, उसमें 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बदलाव नहीं। उसके बाद जो 500 से ऊपर का स्लैब है उसमें 5 रुपये और 500 से लेके आगे 1500 किलोमीटर तक के स्लैब में 10 रुपये का बदलाव है। हिसार जिले के लाडवा गांव के निवासी नवीन पुनिया को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वे आजकल गुजरात के गांधीनगर में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम को अभ्यास करवा रहे हैं। उन्होंने भारतीय टीम में खेलते हुए अनेक उपलब्धियां देश के नाम की हैं। महिला टीम को कोचिंग देने के दायित्व मिलने पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वे उस पर 100% खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, खेलों में भी उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां जिस तरह अन्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आ रही हैं, ऐसे ही हैंडबॉल में भी देश का नाम रोशन करेंगी। तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भारतीय यूथ महिला टीम का दायित्व मिला है हैंडबॉल का। तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, नरेंद्र मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी खिलाओ। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद है जैसे कि भारत की बेटियाँ अन्य गेमों में देश के लिए मेडल लेके आ रही है, हैंडबॉल की बच्चियाँ भी, हैंडबॉल की लड़कियाँ भी देश के लिए मेडल लेके आएँ और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करें। और बड़ी खुशी हो रही है और मैं ये खुद को ये बताना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को खेल में डालें। खेल में बहुत अच्छा भविष्य है, बड़ा अच्छा नाम होता है और मैं उम्मीद करूँगा जो जिम्मेवारी मुझे मिली है उस पर मैं 100% खरा उतरूँ और देश की बच्चियाँ देश के लिए मेडल लेके आएँ, देश का राष्ट्रगान बाहर देश में बजे और प्राउड फील हो। बेटे की इस कामयाबी पर उनके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उनके पिता राजकुमार पुनिया ने बताया कि आज हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव बहुत खुश है। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर हमारा नाम रोशन किया है। वे चाहते हैं कि उनका बेटा खेल के माध्यम से गांव, प्रदेश व देश की सेवा करता रहे। उन्होंने बताया कि गांव के बेटे बेटियां बड़ी संख्या में हैंडबॉल खेलते हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किसी खेल के साथ भी ज़रूर जोड़ना चाहिए। मेरी खुशी बल्कि गांव को भी खुशी है। इसके यार दोस्त सुन के फ़ोन भी आए मेरे पास आके, भाई नवीन का ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया, बड़ा खुश हो जाऊँ और बहुत अच्छा लड़का है मेरे लिए, इसने बहुत मेरा नाम रोशन कर दिया। इसने ऐसा ऐसा लड़का भाई किसी किसी का पैदा हो। और मैंने तो ये गांव को या गवर्नमेंट को सबको ही सौंप रखा है, वो गांव सेवा कर गांव की।
हमारा तो नाम रहे जगह से खुश हैं। सरपंच भी खूब मदद देता है, कोई विधायक है जो भी दे देता है। आप भी खुद भी नो कहे मैं ग्राउंड में ये करूँगा। बहुत खुशी हमारे भी, हमारे परिवार के भी, गांव में भी बहुत खुशी है। ये कई दिन तक है, याद भी बहुत आवा है। जितने भी गरीब भी थी नहीं उसके हिसाब से हमने खूब खुआया, घी दूध में कोई कमी नहीं छोड़ी, और बेटन भी कोई कमी कौन छोड़ी। बहुत रोशन नाम कर दिया, गांव में भी, गुआंढ में भी, देश में भी। गांवों में खेल के मैदान पर सुबह शाम 125 से अधिक खिलाड़ी हैंडबॉल का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में खेल चुकी गांव की बेटियों ने बताया कि उनका भारतीय महिला हैंडबॉल टीम के कोच के पद पर चयन होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। उनकी इसी उपलब्धि से गांव के खिलाड़ियों को बहुत हौसला मिला है। गांव में अब हैंडबॉल को लेकर युवाओं का रुझान और भी बढ़ेगा। खुशी है कि जैसे हमारे जो कोच हैं, मतलब वो हैंडबॉल की जो इंडिया की जो टीम है उसका नेतृत्व करेंगे, उनके कोच के रूप में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब और ग्राउंड में भी बच्चों को भी और हौसला मिलता है और ज़्यादा क्रेज बढ़ेगा हैंडबॉल का। गांव के अंदर ज़्यादा बच्चे आएंगे हमारे ग्राउंड पे। नेशनल तक खेली हूँ, अंडर 14 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल रहा है, 3rd पोजीशन रही है। को जब भी टाइम मिलता है वो हमारे को प्रैक्टिस कराने के लिए आते हैं और बहुत अच्छी बातें बताते हैं। हमारी डाइट के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ जितने भी माता पिता देख रहे हैं वे अपनी बेटियों को खिलाएं और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। जर्मनी में हाल ही में आयोजित हुई वर्ल्ड मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप में झज्जर के मठौडी गांव के पहलवान सुमित दलाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले वे देश के पहले पहलवान हैं। कल बहादुरगढ़ के हिंद केसरी अखाड़ा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राजेश जून भी मौजूद रहे। 22 से 28 जून तक जर्मनी के वेयरडॉर्फ शहर में ये चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 30 देशों ने हिस्सा लिया। भारत को इस चैंपियनशिप में कुल 8 पदक मिले, जिसमें से 3 स्वर्ण शामिल हैं। महिला पहलवान ज्योति और रितिका ने भी 53 और 76 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीता है। सुमित दलाल ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले उन्होंने वियतनाम में अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्होंने इसी अखाड़े में ही अर्जुन अवार्डी कोच धर्मेंद्र पहलवान की देखरेख में प्रशिक्षण हासिल किया। अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल करना है। वियतनाम में हुई थी पहले तो अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप, उसने मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और दूसरी मेरे ख्याल में 7 दिन बाद ही वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप थी, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और ये जो देश का पहला ऐसा गोल्ड मेडल है जो ग्रीको रोमन में आया है, इससे पहले कभी नहीं आया था। ऐसे सीनियर पहलवानों को देख कर, गुरुजी धर्मेंद्र पहलवान जी हैं, इन्हें देख कर और इनसे प्रेरणा मिली है, सीखने मिला, हौसला मिला है, उस मुकाम तक हम पहुँचे। हाँ, कोच धर्मेंद्र पहलवान का कहना है कि पहलवानों के प्रदर्शन पर उन्हें गर्व है। उन्हें उम्मीद है कि ये पहलवान ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून ने पहलवानों के प्रदर्शन पर खुशी जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो एशिया चैंपियनशिप में हमारा भी जो है एकेडमी का बहुत बढ़िया 100% रिजल्ट रहा। हमारे 3 पहलवानों ने वहाँ पर एशिया चैंपियन बने हैं और सुमित ने अंडर 23 में पहले गोल्ड मेडल जीता और उसके एक हफ्ते बाद ही जर्मनी में वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप हुई थी, उसमें सबको एक तरफा हरा के एक पहलवान तो 2 बार ओलंपियन था, उसको भी हराया इसने। ये फिर धर्मेंद्र पहलवान जी कॉमनवेल्थ में अर्जुन अवार्ड बन के आए थे, अर्जुन अवार्डी बन के आए। इसी तरीके से आज मेडल पहलवान धर्मेंद्र जी, सोनू भाई जो ये अखाड़ा चला रहे हैं, एक बच्चों को, नए बच्चों को यहाँ पे शिक्षा और प्रशिक्षण दे करके आज एक से एक बच्चा हर साल में सुनता हूँ कि भाई सोनू पहलवान के अखाड़े से आज 5 बच्चे, आज 7 बच्चे अच्छे लेवल पे अच्छे मेडल लेके आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी बात है कि भाई एक ऐसा मेडल जो पहली बार आया है एशिया लेवल में, मैं इन बच्चों को भी तरफ से शुभकामना भी देता हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा आगामी 4 से 14 जुलाई तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 65 केंद्र स्थापित किए गए हैं।
शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि 12वीं की 1 दिवसीय कंपार्टमेंट परीक्षा का संचालन 4 जुलाई को करवाया जाएगा। इसी प्रकार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलेंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर पूर्ण समय के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 27 प्रभावी उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा के दौरान धारा 163 लागू रहेगी। परीक्षा वाले दिन सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि तक भवनों के निकट फोटोस्टैट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को कहा गया है। चौदह जुलाई 2025 तक करवाया जाएगा और इसमें परीक्षा का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। इसमें परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए हमारे द्वारा जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके 27 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर एक ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है जो पूर्णकालिक तौर पर वो उसी परीक्षा केंद्र पर ही रहेंगे। और इसमें किसी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे मोबाइल है, कैलकुलेटर है, उसके प्रयोग करना वो इसके वर्जित है। परीक्षार्थियों को इस बारे में पहले भी सूचित किया गया था, अभी हम इसको सूचित कर रहे हैं। और सीनियर सेकेंडरी में जो कुल हमारे छात्र हैं 16,842 छात्र अपीयर हो रहे हैं। तनाव रहित होकर परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में भाग लें, क्योंकि परीक्षा आप देखते हैं जीवन का एक हिस्सा है। और ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो ये नकल रहित जो परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हर आदमी हम नकल रहित परीक्षा। जेल प्रशासन ने सजा याफ्ता बंदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस एक नई पहल के तहत सभी जिला कारागार के नज़दीक पेट्रोल पंप लगाए जा रहे हैं और इन पेट्रोल पंपों पर कैदी बतौर स्टाफ काम करेंगे। अंबाला पहुंचे महानिदेशक कारागार मोहम्मद अकील ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में 6 पेट्रोल पंप सुचारू रूप से चल रहे हैं और 4 शुरू होने वाले हैं। पेट्रोल पंप पर CNG सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम भी लगवाया जाएगा। अंबाला में भी CNG सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कैदियों को मुख्य धारा में लाना ताकि उनमें अनुशासन बने और जब वे जेल से बाहर आएँ तो देश की प्रगति में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि अगर कोई सरकारी विभाग यहां से तेल लेना चाहता है तो उन्हें उधार में तेल मिल सकता है। अब पूरी स्टेट में जो हमारी जेलें हैं वहाँ पर पेट्रोल पंप लगवा रहे हैं हम और 6 पेट्रोल पंप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फंक्शन करना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद बहुत जल्दी ही 4 और शुरू होने वाले हैं। एक फरीदाबाद में होगा, एक नूह में होगा, एक सिरसा में होगा और एक जींद में होगा। जो ये फ्यूल स्टेशंस हैं इन पे ज़्यादातर पे फैसिलिटी हमने गैस की भी दी है, CNG सप्लाई की, और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग भी स्टार्ट करेंगे, EV चार्जिंग भी शुरू करेंगे। लगाना जो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप जो जेल विभाग लगा रहा है इसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। इसका बेसिक पर्पस है कि जो हमारे कैदी हैं उनको रिफॉर्म करना, उनको काम मिले और इससे डिसिप्लिन पैदा हो। क्योंकि यहाँ पर जब हम लगाते हैं तो सिलेक्ट करके लगाते हैं कि जिसका अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 अपने आपस के जो कैदी हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा है। प्रदेश सरकार ने सूरजमुखी की खरीद की अवधि को 3 दिन और बढ़ाते हुए किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब सूरजमुखी की खरीद 3 जुलाई तक हो सकेगी। इस वर्ष जून माह में बारिश होने के कारण सूरजमुखी फसल की देरी से कटाई हुई, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने में विलंब हुआ। अब किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को राहत मिली है। राज्य में 2 खरीद संस्थाओं हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा सूरजमुखी की खरीद का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान अब तक 47,300 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष 38,903 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।